बॉम्बे एक ऐसा शहर जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है, वो एक ऐसे शख्स का गवाह बना जिसने फुटपाथ से उठकर अंडरवर्ल्ड की बादशाहत तक का सफर तय किया। वो न तो बंदूक लेकर पैदा हुआ था और न ही किसी माफिया खानदान से आया था। उसने कभी पंक्चर बनाने का काम किया तो कभी कूली का काम किया, लेकिन हालात को पढ़ने की उसकी समझ, लोगों को साथ जोड़ने की उसकी कला और जुबान की कीमत निभाने का उसका उसूल उसे बाकी अपराधियों से बिल्कुल अलग बनाता था। जिस दौर में अंडरवर्ल्ड का मतलब खून, डर और गोलियां हुआ करता था, उसी दौर में वो बिना गोली चलाए बॉम्बे का पहला डॉन बना। उसके लिए ताकत का मतलब ट्रिगर नहीं, भरोसा था। वो क्रिमिनल था, लेकिन आम लोगों के लिए एक मसीहा भी। बॉलीवुड से लेकर बंदरगाहों तक, सियासत से लेकर स्मगलिंग की गलियों तक, मुंबई का हर रास्ता कभी न कभी उसके नाम से होकर गुजरा। ये कहानी है बॉम्बे के पहले डॉन हाजी मस्तान की, जिसने दशकों तक अंडरवर्ल्ड को अपने उसूलों से चलाया। वो अपने आलीशान बंगले से सिगार का धुआं उड़ाते हुए समंदर में चलते जहाजों को ऐसे देखता जैसे पूरा का पूरा समंदर उसका हो। हाजी मस्तान का जन्म 1926 में तमिलनाडु के एक बेहद गरीब किसान परिवार में हुआ था। हालात इतने खराब थे कि कई बार घर में खाने तक के पैसे नहीं होते थे। इसी मजबूरी के चलते 1934 में जब मस्तान सिर्फ 8 साल का था, उसके पिता काम की तलाश में उसे साथ लेकर बॉम्बे आ गए। यहाँ उसके पिता ने क्रॉफर्ड मार्केट में साइकिल रिपेयरिंग की एक छोटी सी दुकान खोली। मस्तान भी बचपन से ही पिता का हाथ बटाने लगा। देखते देखते करीब 10 साल गुजर गए। मस्तान की उम्र बढ़ी, मेहनत भी बढ़ी, लेकिन गरीबी वैसी ही बनी रही। हालांकि इन सालों में उसने कुछ ऐसे दोस्त जरूर बना लिए थे जो आगे चलकर उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाले थे। एक दिन उन्हीं में से एक दोस्त ने उसे सलाह दी, पोर्ट पर चल, कुल्ली बन जा, वहां कमाई ज्यादा होती है। मस्तान ने देर नहीं की। वो बॉम्बे डॉक पर कुल्ली बन गया और रोजाना माल उतारने चढ़ाने का काम करने लगा। धीरे धीरे उसका काम जमने लगा और वहीं उसकी पहचान कुछ असरदार लोगों से भी होने लगी। लेकिन डॉक पर एक बड़ा खतरा भी था। शेर खां पठान नाम का एक गुंडा कुलियों से जबरन हफ्ता वसूलता था। एक दिन मस्तान ने ठान लिया कि अब ये जुल्म नहीं चलेगा। जब अगली बार शेर खां अपने गुर्गों के साथ हफ्ता लेने आया तो मस्तान और उसके साथियों ने मिलकर उसे और उसके आदमियों को बुरी तरह पीट दिया। इसके बाद शेर खां दोबारा कभी कुलियों के पास नहीं आया। मस्तान की इस निडरता ने उसे डॉक के मजदूरों का लीडर बना दिया। यहीं से बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड में उसके नाम की पहली आहट सुनाई देने लगी। पोर्ट पर काम करते हुए एक दोस्त ने उसे स्मगलिंग यानी विदेश से आने वाले गैरकानूनी सामान को कपड़ों में छुपाकर बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। इसके बदले में अच्छी रकम मिलती थी। उस दौर में इलेक्ट्रॉनिक्स, महंगी घड़ियां, गहने और गोल्ड बिस्किट्स की तस्करी आम थी। मस्तान को यह रास्ता जंच गया और वो इसमें उतर गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात शेख मोहम्मद अल गलिब से हुई, जो सऊदी अरब का बड़ा गोल्ड स्मगलर था। वो अरब देशों से सस्ते दामों पर सोना खरीदकर भारत में महंगे दामों पर बेचता था। उसे भारत में एक ऐसे भरोसेमंद आदमी की तलाश थी जो उसके कंसाइनमेंट को कस्टम अधिकारियों की नजर से बचाकर बॉम्बे तक पहुंचा सके। ये जिम्मेदारी उसने हाजी मस्तान को सौंप दी। मस्तान ने एक दो नहीं, कई बार चालाकी से सोने की खेप पोर्ट से सुरक्षित निकालकर तय ठिकानों तक पहुंचाई। इससे शेख का भरोसा उस पर और मजबूत हो गया। लेकिन किस्मत ने यहीं पर एक मोड़ लिया। एक दिन जब मोहम्मद अल गालिब सोने की खेप लेकर बंदरगाह पहुंचा तो वो मुश्किल से कुछ ही कंसाइनमेंट मस्तान को दे पाया था कि तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शेख को 3 साल की सजा हो गई, जबकि मस्तान किसी तरह उस सोने को लेकर पुलिस से बचते बचाते वहां से फरार हो गया। 3 साल बाद जब शेख जेल से बाहर आया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। कुछ समय बाद उसकी फिर हाजी मस्तान से मुलाकात हुई। उसे लगता था कि शायद मस्तान सोने से मुकर जाएगा, लेकिन इसके उलट मस्तान ने 3 साल तक उसके सोने को जस का तस संभाल कर रखा था और पूरा सोना शेख को लौटा दिया। ये देखकर मोहम्मद अल गालिब हैरान रह गया। इतनी लंबा समय और इतना कीमती सोना किसी का भी ईमान डगमगा सकता था, लेकिन मस्तान की ईमानदारी ने उसे जीत लिया। खुश होकर शेख ने उस सोने का आधा हिस्सा हाजी मस्तान को दे दिया और उसे अपने कारोबार में 50% का साझेदार बना लिया। यहीं से मुंबई के अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान नाम के सूरज का उगना शुरू हुआ। अगले कुछ ही सालों में बॉम्बे की गलियों में हाजी मस्तान का नाम गूंजने लगा। जो लड़का कभी सड़क किनारे पंक्चर बनाता था, कभी डॉक पर कुल्ली का काम करता था, वही अब स्मगलिंग की दुनिया में एक अलग पहचान बना चुका था। लोग उसे इज्जत से मस्तान भाई कहने लगे थे। ये सच है कि उस दौर में बॉम्बे में
और भी कई क्रिमिनल्स मौजूद थे, लेकिन हाजी मस्तान उनसे बिल्कुल अलग था। उसके पास सिर्फ तस्करी का धंधा नहीं था, बल्कि बोलने का सलीका, बातचीत में वजन और एथिक्स बनाए रखने की आदत थी। वो अगर किसी को एक बार अपनी जुबान दे देता तो फिर उससे कभी पीछे नहीं हटता था। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो बंदूक के दम पर काम करवाने के बजाय बातों से लोगों को राजी करने में यकीन रखता था। जहां दूसरे गैंगस्टर खून और खौफ से अपना असर जमाते थे, वहीं मस्तान बिना आम लोगों को नुकसान पहुंचाए अपने तरीके से अंडरवर्ल्ड में जगह बना रहा था। बहुत से लोगों की नजर में उसकी छवि किसी रॉबिन हुड जैसी थी, क्योंकि वो वक्त वक्त पर जरूरतमंदों की मदद भी किया करता था। साल 1956 में हाजी मस्तान की मुलाकात दमन के डॉन सुकुर नारायण बखिया से हुई। बखिया अपने भाई राज नारायण के साथ मिलकर मुंबई से दमन तक स्मगलिंग की दुनिया पर राज कर रहा था। मस्तान ने हालात को समझते हुए बखिया बंधुओं से दोस्ती कर ली और उनके जरिए अपना नेटवर्क और मजबूत कर लिया। कुछ समय बाद राज नारायण बखिया की मौत हो गई, जिससे सुकुर नारायण बखिया अकेला पड़ गया। इतनी बड़ी स्मगलिंग लाइन को अकेले संभालना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए उसने हाजी मस्तान को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। तय हुआ कि दमन बंदरगाह सुकुर खुद संभालेगा, जबकि बॉम्बे पोर्ट की जिम्मेदारी मस्तान के हाथ में होगी। उसी दौर में बॉम्बे में दो और बड़े नामों का दबदबा था। एक वरदराजन मुदालियर उर्फ वर्धा भाई था और दूसरा पठानों का सरदार करीम लाला था। हाजी मस्तान जानता था कि बॉम्बे पर पकड़ बनाने के लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं होता, मसल पावर भी जरूरी होती है। लेकिन उसका रास्ता लड़ाई नहीं, समझदारी और साझेदारी का था। इसलिए उसने दुश्मनी के बजाय दोनों डॉनों से हाथ मिलाने का फैसला किया। यहीं से अंडरवर्ल्ड में एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। तीनों ने मिलकर बॉम्बे को आपस में बांट लिया। साउथ बॉम्बे और वेस्ट बॉम्बे मस्तान के कंट्रोल में रहे, जबकि सेंट्रल बॉम्बे पर वरदराजन और करीम लाला का दबदबा कायम हुआ। ये ऐसा गठजोड़ था जिसे लंबे समय तक कोई हिला नहीं सका। जहां हाजी मस्तान विदेश से गोल्ड स्मगल करके भारत मंगवाता था, वहीं वो भारत से चांदी विदेश भेजता था। उसकी स्मगल्ड चांदी अपनी प्योरिटी के लिए इतनी मशहूर हुई कि लोग उसे मस्तान की चांदी कहने लगे। इसी तस्करी के दम पर उसने करोड़ों कमाए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसने अपने हाथों से किसी का कत्ल किए बिना ही बॉम्बे का पहला डॉन बनने का मुकाम हासिल कर लिया था। दुनिया की हर कीमती चीज अब उसके कदमों में थी। कभी पंक्चर की दुकान पर बैठकर जिन महंगी गाड़ियों और आलीशान बंगलों का उसने सपना देखा था, वो सब अब उसकी हकीकत बन चुके थे। उसके बंगले के बाहर रोज जरूरतमंदों की भीड़ लगी रहती, जिनकी वो फरियाद सुनता और मदद के लिए पैसे देता। मलाबार हिल में बने अपने आलीशान बंगले की बालकनी में बैठकर वो सिगार का धुआं उड़ाता और समंदर में चलते जहाजों को ऐसे देखता जैसे पूरा समंदर उसी का हो। जिस दौर में बॉम्बे की गलियों पर हाजी मस्तान का सिक्का चल रहा था, ठीक उसी वक्त बॉलीवुड भी अपने सुनहरे दौर में दाखिल हो चुका था। नए सितारे उभर रहे थे, सिनेमा घर हाउसफुल जा रहे थे और सिल्वर स्क्रीन पर एक अलग ही जादू छाया हुआ था। हाजी मस्तान भी इस रंगीन दुनिया से अछूता नहीं रह सका। सिनेमा का दीवाना मस्तान अब अंडरवर्ल्ड का वो किंग बन चुका था, जिसके एक इशारे पर पूरा मुंबई हरकत में आ जाता था। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम उसके चार्म और पावर से इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाए। उसकी दोस्ती दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, धर्मेंद्र और फिरोज खान जैसे दिग्गजों से थी। बाद में जब सलीम जावेद ने फिल्म दीवार की स्क्रिप्ट लिखी तो उसमें विजय का किरदार काफी हद तक हाजी मस्तान से इंस्पायर्ड था। लेकिन मस्तान की जिंदगी सिर्फ बॉम्बे का डॉन बनने तक सीमित नहीं थी। एक दिन उसकी मुलाकात बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला से हुई और वो पहली नजर में ही उन पर दिल हार बैठा। एक क्रिमिनल होते हुए भी मधुबाला की मासूमियत और मुस्कान ने उसे एक आम इंसान की तरह इश्क में डुबो दिया। उसने अपने एक भरोसेमंद आदमी के जरिए मधुबाला तक अपने दिल का पैगाम भिजवाया, लेकिन मधुबाला ने उसके प्यार को ठुकरा दिया। ये अधूरा प्यार मस्तान की जिंदगी की सबसे बड़ी हार बन गया। बाद में उसने मधुबाला की हमशक्ल वीणा शर्मा उर्फ सोना से शादी कर ली। समय के साथ उसका धंधा और भी तेजी से फैलता गया। हैरानी की बात यह थी कि इतने सालों तक स्मगलिंग में डूबे रहने के बावजूद उसे कभी सीधे तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया। इसकी वजह थी सिस्टम पर उसकी मजबूत पकड़। वो समय समय पर पुलिस और कस्टम अधिकारियों को महंगे तोहफे देता था, जिससे वे उसकी एक्टिविटीज पर आंखें मूंद लेते थे। और अगर कोई अफसर इन तोहफों को ठुकराकर उसके काम में रुकावट डालने की कोशिश करता तो मस्तान अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर उसका ट्रांसफर करवा देता। 1974 में एक ईमानदार कस्टम ऑफिसर ने
मस्तान के ऑफर को ठुकरा दिया और उल्टा उसकी स्मगलिंग पर लगातार रेड डालनी शुरू कर दी। इससे मस्तान को भारी नुकसान हो रहा था। आखिरकार उसने अपनी पॉलिटिकल पहुंच का इस्तेमाल किया और उस अफसर का ट्रांसफर करवा दिया। ट्रांसफर के बाद जब वो अफसर मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने जा रहा था, उसी फ्लाइट में हाजी मस्तान भी पहुंच गया। सफेद कपड़ों में, आंखों में जीत की चमक ली मस्तान उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, ऑल द बेस्ट। अंग्रेजी उसे ज्यादा नहीं आती थी, लेकिन इस एक लाइन से उसने अफसर को जता दिया कि जीत किसकी हुई है। इसके बाद 1975 में देश ने एक बड़ा सियासी तूफान देखा। इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी, जहां विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल भेजा गया। वहीं हाजी मस्तान भी स्मगलिंग के जुर्म में सलाखों के पीछे पहुंचा। ये पहली बार था जब उसे बाकायदा जेल जाना पड़ा। जेल में उसकी मुलाकात जयप्रकाश नारायण से हुई, जिन्हें लोग जेपी कहते थे। जेपी के पास न दौलत थी न सत्ता की लालसा, फिर भी लोग उनके एक इशारे पर सब कुछ करने को तैयार रहते थे। मस्तान ने पहली बार महसूस किया कि उसकी चमक दमक भरी जिंदगी जेपी की सादगी और व्यक्तित्व के सामने कितनी छोटी है। यही मुलाकात उसकी सोच बदलने वाली साबित हुई। उसने तय कर लिया कि जेल से बाहर निकलते ही वो तस्करी की दुनिया को छोड़ देगा। रिहा होने के बाद वो सबसे पहले हज पर गया और लौटकर राजनीति में उतर आया। उसने दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ नाम की पार्टी बनाई, लेकिन राजनीति में किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। न वो खुद चुनाव जीत सका, न ही उसकी पार्टी का कोई उम्मीदवार चुनाव जीता। यहां तक कि दिलीप कुमार जैसे बड़े एक्टर ने उसका प्रचार किया, लेकिन इसके बावजूद नतीजा नहीं बदला। अंडरवर्ल्ड में राज करने वाला हाजी मस्तान सियासत में हार चुका था। हालांकि अंडरवर्ल्ड में उसकी पकड़ काफी समय तक बनी रही। उसका रुतबा इतना था कि दाऊद इब्राहिम उसे अपना गुरु मानता था। उसने दाऊद गैंग और पठान गैंग जैसे कट्टर दुश्मनों को भी एक साथ बैठाकर अपने काम निकलवाए। उसने कभी खुद गोली चलाए बिना ही अपना दबदबा बनाए रखा। लेकिन समय बदल रहा था। वृद्धराजन मुदालियर की मौत हो चुकी थी। करीम लाला भी मुंबई से अपना कारोबार समेटने लगा था। मस्तान की ताकत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और उसी के साथ दाऊद इब्राहिम का कद अंडरवर्ल्ड में बढ़ता गया। कुछ ही सालों में दाऊद ने पूरा अंडरवर्ल्ड अपने कब्जे में ले लिया और हाजी मस्तान की बादशाहत का सूरज ढल गया। 1994 में हाजी मस्तान की मौत हो गई। मुंबई को अपनी महबूबा कहने वाला ये शख्स इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया। अगर आपको ऐसे ही रिसर्च बेस्ड, फैक्ट ड्रिवन और गहराई से तैयार किए गए कंटेंट पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब हमें और नई दमदार कहानियां बनाने का हौसला देगा। इसके अलावा अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आपसे अब अगली कहानी में मुलाकात होगी। धन्यवाद।